नागरिक कौन होगा? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। दिल्ली में सियासत फिर से गर्मा गई है। एमसीडी में महापौर की कुर्सी को लेकर अंदर खाने जोरदार खींचतान चल रही है। नाम कई हैं, दावेदार कई हैं, लेकिन फैसला अब बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर बनने की दौड़ में बीजेपी के कई सीनियर और दिग्गज अपनी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में है, और जो शीर्ष नेतृत्व है उनका दरवाजा बार बार नॉक किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले वार और पार्टियों में पलटवार का दौर भी चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस वार और पलटवार के दौर के बाद आखिरकार नतीजा क्या होगा। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में महापौर चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। सबसे ज्यादा हलचल भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखी जा रही है, जहां कई नेता इस कुर्सी के लिए जोर लगा रहे हैं। लेकिन इस बार रास्ता इतना आसान नहीं है। पार्टी नेतृत्व साफ संकेत दे चुका है कि अब सिर्फ लॉबिंग से काम नहीं चलेगा। अब टिकट उसी को मिलेगा जिसके पास अनुभव है, काम करने की क्षमता है और सबसे बड़ी बात, जिसकी छवि साफ है। सूत्रों की माने तो महापौर और उप महापौर के नामों पर अंतिम फैसला अब बेहद करीब है। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते नामों पर मुहर लग सकती है। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक चुनाव भी हो सकता है। लेकिन इस बार की कहानी सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। असल चुनौती चुनाव जीतने के बाद शुरू होगी, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त केंद्र, राज्य और नगर निगम तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। ऐसे में जो भी महापौर बनेगा उसे हर स्तर पर तालमेल बनाकर चलना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। आप एमसीडी सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की 4 इंजन की सरकार है, लेकिन बीजेपी के मेयर ने क्या काम किए? क्या उन्होंने कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए? इनने जोड़ तोड़ की राजनीति करके जो इनकी एमसीडी की सत्ता हथियाई, इसमें दिल्ली की जनता को क्या फ़ायदा हुआ? पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। हर तरफ कूड़ा है, हर तरफ गंदगी है। ये जो लैंडफिल साइट्स है, इसकी डेडलाइन जो है वो शिफ्ट करते रहते हैं। कभी बोलते हैं मार्च में ख़त्म हो जाएगा, कभी बोलते हैं दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, कभी तो अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, अब कह रहे हैं 2028 में हो जाएगा। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता हथियाना चाहती है, और बाकी चुनावी जो उनके वादे होते हैं या मैनिफेस्टो में जो भी लिख देती है, उसको सिर्फ जुमला समझती है। पहले दिल्ली में 3 अलग अलग नगर निगम थे, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली। अब निगम एक ही हो गया है, लेकिन राजनीति अब भी तीनों क्षेत्रों के संतुलन पर ही टिकी है। इसी वजह से पार्टी हर क्षेत्र से दावेदारों को तोल रही है, ताकि कोई भी इलाका खुद को नजरअंदाज महसूस ना करे। दक्षिणी दिल्ली से भी कई वरिष्ठ चेहरे लाइन में हैं, जो लगातार संगठन के संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन अगर अंदर की बात करें तो रेस फिलहाल 2-3 बड़े नामों के आसपास सिमटती दिख रही है। संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मजबूत स्थिति में है, यानी अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो महापौर की कुर्सी बीजेपी के खाते में ही जा सकती है। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा शब्द होता है। पिछले साल विपक्ष चुनाव मैदान में नहीं उतरा था, जिसकी वजह से मुकाबला एक तरफा हो गया था। लेकिन इस बार तस्वीर अलग हो सकती है। अगर विपक्ष पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरता है तो मुकाबला दिलचस्प ही नहीं बल्कि कांटे का भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जो हमारे सवाल हैं, सवालों पर नजर डाल लेते हैं। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा, महापौर पद के लिए बीजेपी के दावेदार कौन हैं? दूसरा सवाल, चुनाव के बाद मेयर की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? तीसरा प्रश्न, विपक्ष इस बार चुनाव में कितनी ताकत के साथ उतर रहा है?
तो ये 3 प्रश्न हैं, 3 सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विष्णु पांडे भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े नहीं हैं, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस के नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुभेंदु जी आपसे ही शुरू करूंगा। कोई लड़ाई है या फिक्स है कि मेयर बीजेपी का ही होगा? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि अंतिम समय में हृदय परिवर्तन किसी, आजकल बड़ा एक कॉमन वर्ड है जो बड़ा पिछले कुछ महीनों में दिखा है, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन क्या आपको लगता है कि होने वाला है किसी का? देखिए, 9 कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी के 104 प्लस 11 एमएलए और 7 एमपीज को मिला लें तो 124 की फिगर बनती है। उनकी जो फिगर बची हुई है, जो उनकी पार्टी में जो बचे हुए हैं, बहुत सारे लोग छोड़ गए, एक अलग आम आदमी पार्टी बना ली है उन्होंने, तो वो 100 के आसपास होगा। 102 हो सकता है, 103 हो सकता है। तो हमारा जो जीतना बिल्कुल 100% संभव है, जीत रहे हैं। हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार में मेयर बनने में, डिप्टी मेयर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछली बार की तरह इस बार भी जो आम आदमी पार्टी है लास्ट मोमेंट पर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, अपने लोगों को वापस लेगी। और एक और चीज, क्योंकि ये 26 से 27 का साल रहने वाला है, इसके बाद चुनाव आएंगे, तो ये हमारे लिए भी बड़ा क्रूशियल ईयर है। बहुत सारे वादे किए हुए हैं हमने, जैसे कि पहाड़ हटाने के वादे किए हैं, जो हम पलसुआ और जो ओखला का पहाड़ है वो 2027 के आखिरी तक हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। और 2028 में हम गाजीपुर का पहाड़ हटाने की बात कर रहे हैं, कूड़े का पहाड़। तो उसका भी हमने बहुत सारे टेंडर्स किए हुए हैं, बहुत सारी मशीनें लगाई हुई हैं और हमको लगता है कि हम ऑलमोस्ट खत्म कर लेंगे। कुछ 5-10% बच जाएगा तो भी आप हमको अच्छे मार्क्स दे दोगे, हमको ऐसा लगता है। पर यदि हम 80-90% कर लेंगे, हम नेताओं की बातें ना, मैं लोग कहेंगे भाई देखिए, मैं पता है राजनीतिक दल, राजनेता जो वायदा करते हैं उसमें अगर 50-60% भी पूरा करते हैं तो मैं पूरा नंबर देता हूं, क्योंकि पृष्ठभूमि इस तरीके से रही है ना कि लोग बोलते आधा भी कर दो भाई, हम मान लेंगे पूरा हो गया। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 70-75%, 80% हम पूरा कर देंगे। उसके नीचे के जो प्रोसेसिंग है और जो जमीन अभी काफी धंस गया है नीचे, उसको ठीक करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। पर हमको लगता है कि आपको जो ये पहाड़ दिखते हैं ना नीचे से, वो अब नहीं दिखाई देंगे। ये सब चीजों की हम काम कर रहे हैं। बहुत सारा यमुना के फ्लड, उसमें भी हम लोगों का काम जारी है। कल भी सुबेरे एसडी और श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने, मुख्यमंत्री जी ने वहां पे गई थी और सब चीजों को ध्यान दिया है। तो हम लोग उसको वीकली मॉनिटर कर रहे हैं, हर चीजों को। अच्छा समय है, तीनों इंजन की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। आपके चैनल में आने से पहले मैं संदीप कपूर जी से बात कर रहा था, जो डैम्स डिपार्टमें के चेयरमैन है। ज्यादातर ये कभी कभी आपके आते हैं, तो मैंने उनसे बहुत सारी जानकारी लेना चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दिया। और उनका कहना था कि जो हमने कमिटमेंट किया है दिसंबर तक, उससे पहले कम से कम 4-5 महीने पहले हम ओखला वाला खत्म कर लेंगे। और दिसंबर तक हम ऑलमोस्ट, यदि कोई बारिश में के कारण कोई काम ज्यादा ना रुका, दिक्कत नहीं हुई, तो हम दिसंबर तक काम पे हम आते हैं। हम लोग तैयार, हाँ, काम पे हम आ जाते हैं। उससे पहले थोड़ा लड़ाई पे ही रहते हैं, फिर काम पे। आपने अच्छा किया, आपने जिक्र कर दिया, आगे पृष्ठभूमि बन गई। विष्णु पांडे जी, पहले तो उसी नोट पे आते हैं, क्या तो है ही नहीं कहीं क्या कोई लड़ाई है मेयर पद के लिए, या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर होगा, या वर्तमान वाले ही कंटिन्यू कर जाएंगे, या फिर कोई नया चेहरा दिखेगा? जो भी हो बीजेपी का ही होगा, या आपको लगता है कि ऐसी कोई संभावना है कि विपक्ष से भी कोई हो सकता है? देखिए, संभावनाएं सिर्फ कह देने से तो होती नहीं, वो तो नंबर से होती हैं सदन में।
और बीजेपी ने जिस तरीके से सदन में अपने पार्षद को लेके और खरीद फरोख्त, वो पुरानी आदत है। वो चाहे इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे आप महाराष्ट्र उठा लीजिए, आप एमपी उठा लीजिए, आप असम उठा लीजिए, चाहे दिल्ली उठा लीजिए। दिल्ली में भी इन्होंने काउंसलर्स को लेके डरा के, धमका के, और किस तरह के नंबर को खेल बदला, और किस तरीके से हमारे जब नंबर होने के बावजूद हमें 2 साल कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़ा, तब जाके हमारा मेयर अपॉइंट हुआ, और स्टैंडिंग कमेटी को 2 साल बनाने ही नहीं दिया। तो ये देखिए, काम करने की वजह ना खुद है ना किसी को करने देनी है। अभी हमारे बड़े भाई प्रवक्ता जी ने क्या कहा कि एमसीडी ब्लू जमीन नीचे जा चुकी है। अरे सर, 15 साल से आप ही के पास थी, 1 साल अभी और है, और शायद मेरे हिसाब से जिस तरीके से आप जोड़ तोड़ करते हो वो भी आप इस साल बना ही लोगे। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए कि इतने लंबे समय से अगर एमसीडी में आपका वर्चस्व है और सेंटर में भी आपका वर्चस्व है, और एमसीडी को ऑलरेडी जब हमारी गवर्नमेंट स्टेट में थी उसके बावजूद होम मिनिस्ट्री का नोटिफाई हो चुका था कि रिपोर्ट करेगी, उसके बावजूद भी अगर आपके पास आपने 3 कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, ठीक है, फ्लड को लेकर प्लानिंग नहीं है, पानी जल भराव हो जाता है, ठीक है, करप्शन के लिए पे आप कार्रवाई नहीं कर पाए, 1 साल में आपको एक पार्षद पे या एक ऑफिसर्स पे जो करप्शन है, लेंटर माफिया दिल्ली में काम कर रहे हैं हर जगह, उस पर आप एक कार्रवाई नहीं कर पाए, एक ऑफिसर सस्पेंड नहीं किया, तो ये सब क्या ऐसा मिली भगत है? ये कर रहे हैं अपने हिसाब से भाई, समझ रहे हैं आप? तो ये तो इनकी बिल्कुल 4 इंजन मिलके पूरी क्रैश कर चुकी है, चाहे कहीं भी किसी स्तर में चले जाए या, ठीक है। तो नंबर तो इनके पास है, जो सदन का तो अभी तक पार्टी हमारी डिसाइड करेगी, पीएससी की मीटिंग होगी, क्या होता है, तो मैं उसको कुछ कहूंगा नहीं, बट फिलहाल तोड़ तोड़ कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। ठीक है, मुन्ना खान जी आपके पास आता हूं। अभी सब लोग नोट करके रखिए। आप पहले तो आपका स्वागत सर, आपका स्वागत नहीं हो पाया था आज, आप देरी से जुड़े थे, तो पहले तो सबसे पहले स्वागत आपका। प्रश्न वही है सर, निगम पे हम बात कर रहे हैं। शुभेंदु भाई ने आंकड़ा भी बता दिया कि कांग्रेस पार्टी के तो 9 हैं, तो कांग्रेस पार्टी दावा भी नहीं कर सकती कि आपका मेयर होगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि किसी प्रकार का कोई उठा पटक या परिवर्तन दिख सकता है? मैं संभावना की बात कर रहा हूं। आंकड़े मुझे भी पता है क्या है, नहीं है, क्या हो सकता है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं को तब तक खारिज नहीं किया जाता जब तक अंतिम परिणाम घोषित ना हो जाए। मुन्ना खान जी, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है आवाज, सवाल में समझ नहीं पाया। आपने प्रश्न सुना या मैं रिपीट कर दूं? नहीं, रिपीट कर दीजिए धर्मराज जी। मैं हाँ, सवाल मेरा ये है सर कि मेयर के चुनाव में क्या संभावना है विपक्ष का? शुभेंदु अवस्थी जी कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। नहीं, वो शुभेंदु जी हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, वो तो कहेंगे ना क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए, एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा, आखिर फरियादी जाए तो जाए कहाँ, सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। आपने देखा ना मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लूट मची, बजाते कैमरे के अंदर वो शख्स पकड़ा गया, उसके बावजूद भी बीजेपी को शर्म नहीं आई और उसने इतना तक ये नहीं समझा कि उस आदमी को बर्खास्त किया जाए। वो बजाबता नंबर दे रहा है, इतने नंबर ये वोट वैलिड है, इतने नंबर ये वैलिड है, और इस कैमरे को बंद करो, वो कैमरा सामने दिख रहा है। तो देखिए, चोर उचक्कों के तरह भारतीय जनता पार्टी अब व्यवहार कर रही है, जिसका साथ कहीं न कहीं चुनाव आयोग भरपूर दे रहा है। अब आप देखिए, मेयर की बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस के पास भी 90 सीट हो या आम आदमी पार्टी के पास 93 सीट हो, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि मेयर मेरा हो, तो वो बना करके छोड़ेगी। क्या धन, बल, ताकत, पैसा, पहुंच, पावर, यहाँ तक कि ऊपर तक भी पहुंचाने की बात करती है। कई पार्षदों को तो शायद धमकियां भी आने लगी है कि अगर आप दिल्ली में सुरक्षित रहना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो। तो इस तरीके से लोकतंत्र को ये लोग अब कुचल रहे हैं। अब लोकतंत्र कुछ बचा नहीं। अब जो लोग नहीं, एफआईआर के मुकदमे आदमी चल रहे हैं, अरे आप सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है। धमकियां इस तरीके आ रही है। कल हरियाणा का एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का नेता जो
उसने अब कांग्रेस ज्वाइन किया। वो कह रहे थे कि किस तरीके से हरियाणा में लूट खसोट मच रही है कि 20 करोड़ रुपए की डिमांड हो तो 50 करोड़ रुपए उसके घर में पहुंचते। आदमी तो पागल होगा ही। तो इस तरीके की बातें अभी चल रही है और इस तरीके के व्यवहार में कुछ नहीं कहा जा सकता कि मेयर किसका बने न बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मेयर तो जरूर बनेगा, क्योंकि धन बल का प्रयोग, ईडी सीबीआई का प्रयोग और जो सास शहनशाह का है उनका जो दहशत है जो पार्षदों में भरा गया है, तो 100% मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनना है। ठीक है, अब आता हूं निरंजन पोद्दार। देखिए, पॉलिटिकल लोगों ने अपनी बात कह दी सर। अब प्रश्न वही आता है कि मैं उस नोट पे शुरू करूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने ऐसे खिलाड़ी क्यों चुनती है या उतारती है जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए। आजकल कॉम्प्रोमाइज्ड वर्ड भी बहुत चल रहा है, तो मैंने सोचा उसी शब्द को उधार ले लूं कि कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए। आप ऐसे खिलाड़ी उतारो, ऐसे प्लेयर उतारो जो कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो। तो एक कमी तो आपकी भी है कि आप ऐसे लोग नहीं चुन पाते हैं जो बुरे वक्त में, विपरीत परिस्थितियों में डटकर खड़े हों। एक तो एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि जो व्यवस्था है वही कंटिन्यू होगी, परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है? निरंजन जी। देखिए धर्मराज जी, आपके दो प्रश्न हैं और दोनों प्रश्नों का मैं बारी बारी से जवाब देने का प्रयास करूंगा मेरी समझ से। पहली बात तो ये है, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब एमसीडी के अंदर दोबारा से मेयर का जो चुनाव होने वाला है उसके अंदर क्या परिस्थितियां रह सकती है, तो निश्चित रूप से देखिए, अगर हम अंकगणित की बात करें, हम आंकड़ों की बात करें, तो आंकड़े कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, कुछ सीटों का अंतर है, जिसके अंदर दिल्ली विधानसभा के अंदर जो विजेता जो सरकार है उसके जो सदस्य हैं, 10 सदस्य उसके नामित होते हैं, फिर सांसदों के भी वोट होते हैं। इस तरीके से मिला करके और सारे आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं। और धर्मराज जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-12 वर्षों से जो वर्तमान नेतृत्व है, उन्होंने एक सरकार बनाने की जो अपनी चतुराई है, या यूं कहें कि जो सरकारें बनाने की अपनी जो एक महारत है, वो इतनी तगड़ी महारत हासिल कर ली। हमारे यहाँ देसी भाषा में कहावत है, मैं गांव देहात से आता हूं इसलिए मैं ये बातें बोल देता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम है कि सांड का भी दूध काट ले। अभी तो इनकी परिस्थिति गाय का दूध काटने वाली है, तो आप इस चीज के अंदर तो संदेह मत मान के चलिए। और रही बात उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा, हानि होगी, यानी कि वर्तमान लाभ को देख करके आगे इसका क्या परिणाम होगा, तो देखिए, मैं आपके चैनल के ऊपर लगातार कई वर्षों से इस चीज को चर्चा हम लोग कर रहे हैं और ये एक आज तक एक किंवदंती बनी हुई है। आपने देखा होगा कि जिस भी पार्टी की सरकार एमसीडी में होती है, उस पार्टी की सरकार दिल्ली विधानसभा से उसकी जो सत्ता है वो दूर चली जाती है। और ये जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उससे पहले आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता में आई थी, तब भी मैं ये बात कह रहा था कि शायद हो सकता है इस बार आम आदमी पार्टी को ये एमसीडी जीतना भारी पड़े। और मेरी आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में चर्चा होती थी और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने ये कहा भी, कहते हैं हमें भी ऐसा लगता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी ये मान रहा है कि एमसीडी जीत करके शायद गलती हो गई। अब इसको आप एक किंवदंती माने, इसको आप एक अगर प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि जो एक आम आदमी, दिल्ली का जो एक आम नागरिक है, वो कहीं ना कहीं एमसीडी के जो उसके पार्षद हैं उनसे उसका वास्ता ज्यादा पड़ता है और वो उनके रीच में भी, उनकी पकड़ में भी वो उनके ज्यादा रहता है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र के अंदर निवास करता है जिस क्षेत्र का वो पार्षद होता है। तो कहीं ना कहीं उससे जो एंटी इनकम्बेंसी जो बनती है पार्टी के विपरीत, वो मेरे को ऐसा लगता है कि विधानसभा के चुनाव के अंदर भी उस पार्टी को कहीं ना कहीं आघात लगाती है, डेंट करती है। अब भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता करेगी तो मेरे हिसाब से इनको एमसीडी में मेयर बना करके भी इनके मन में एक चिंता का विषय होना चाहिए। और अगर उस चीज को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भाई हमने तो ये मिथक तोड़ने का ही हमने तो रिकॉर्ड बनाया है, तो फिर बात अलग है।
क्योंकि एक चीज मैं बताऊं धर्मराज जी, आज भी किसी को मेरी बात प्रिय लगे या अप्रिय लगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस अपेक्षा से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में भी सत्ता दी, एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त कर ली, और लोकसभा यानी कि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, और जिस गति से जनता ने यह सोचा था कि अगर मल्टीपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो दिल्ली का जो विकास जिस द्रुत गति से होगा, उस द्रुत गति से जनता जो अपेक्षा कर रही थी, कहीं ना कहीं आज जनता को ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जो सड़क सड़क के कार चलाए उसको सरकार कहते हैं, तो आज कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार भी वही सरकार करके सरकार चला रही है। और इसका खामियाजा कहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भविष्य की राजनीति, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर जो अपना गोल किया है, वो लगभग समझ लीजिए 27 वर्षों के बाद में इनका सूखा खत्म हुआ। अब या तो ये अभूतपूर्व जो काम है, आज एमसीडी की बात करेंगे तो धर्मराज जी देखिए, शुभेंदु जी को मेरी बात अच्छी लगे नहीं लगे, लेकिन एमसीडी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एमसीडी जो है अपने आप में एक समझ लीजिए एक अपना एक अलग स्थान रखती है, यानी कि एक तरह का आप ये मान के चलिए दिल्ली सरकार के बराबर उसकी एक ताकत होती है। बजट की बात करें तो अब तो एमसीडी का बजट 17,500 करोड़ रुपए का बजट ये करने वाले हैं। और उसके अलावा जिस तरीके से एमसीडी स्वास्थ्य सेवाओं को भी देखती है, यानी कि एमसीडी के हॉस्पिटल्स भी है, एमसीडी के स्कूल्स भी है, एमसीडी की सफाई व्यवस्था भी है, एमसीडी की हरित व्यवस्था भी एमसीडी की है। और आज अगर आप मोहल्लों के अंदर जाकर के देखेंगे जो इंटीरियर में जहां जनता जिन चीजों से आजीज आ रखी है, जिन चीजों से जनता दो चार हो रही है, एक बार अगर शुभेंदु जी अपने जो उनका ही जो कैडर है, जो लोकल लेवल के ऊपर जिसको ये पन्ना प्रमुख कहते हैं या जिसको ये अपना निचले स्तर का जो कैडर बताते हैं, एक बार उन्हीं से रिपोर्ट ले ले। मेरे हिसाब से आज कहीं ना कहीं जनता के मन में कुछ ना कुछ उद्वेग लेना है, कुछ ना कुछ असंतुष्टि है। अब अगर ये मान लीजिए इस चुनाव के बाद में कोई इस एक्सेलरेटर इसके अंदर करते हैं अपने विकास के कामों में और जनता की सुविधाओं को अगर ये देखते हैं तो निश्चित रूप से इसका इनको लाभ भी हो सकता है। अन्यथा मेरे हिसाब से तो एमसीडी में आकर के किसी पार्टी का नुकसान ही हुआ है, मैं तो ये देखता हुआ आया हूं। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। शुभेंदु जी अब आते हैं, तो बात हो गई, जैसे अब मोटे तौर पर तो समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एमसीडी में मेयर को लेकर कोई चुनौती नहीं है। दावेदार बहुत सारे हैं, उनके नामों पर जिक्र करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिनका पत्ता कटवाना है उनके नाम की चर्चा चलवा दो, उनका पत्ता खुद बहुत कट जाएगा। तो क्यों ऊपर से जो थोड़ी बहुत प्रामाणिकता है वो मैं क्यों खत्म करूं 4-5 नाम लेके कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो भी मेरा भी बरकरार रहे, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये मजबूत दावेदार हैं। मेरे लिए एक ही मजबूत दावेदार हैं जो वर्तमान में मेयर हैं, कि उनका नाम हो सकता है कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप को लगे कि उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अब मैं आता हूं, मेयर कोई बने फर्क नहीं पड़ता, पार्टी विचारधारा एक है, तो जो होगा वो उसी लाइन को आगे टो करके बढ़ाएगा। अभी वाले कंटिन्यू कर जाएं तो वो भी बढ़ाएंगे, नया आएगा तो वो भी उसी लाइन को आगे बढ़ाए टो करके लेके जाएगा। प्रश्न ये है, जैसे अभी जो बात आई कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, और निरंजन जी ने कहा कि लोगों के ये दो चीजें हो सकती हैं। एक तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस इतने हाई हो गए हैं जिसको मैच करना किसी भी सरकार के लिए, व्यवस्था के लिए बड़ा मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये होता है ना कि जब आप लोगों को लग गया कि भाई केंद्र में, राज्य में, एमसीडी में एक ही लोग हैं, तो उम्मीद भी कई बार लोग कई गुना ज्यादा पाल लेते हैं। एक ये स्थिति होती है। दूसरा होती है कि वाकई ढीला ढाला मामला हो रहा है। तो क्या चुनौतियां देखते हैं नई जो नई व्यवस्था शुरू होगी, जो नए मेयर होंगे, उनकी टीम कैसे आगे बढ़ेगी और क्या चुनौती उनके सामने रहेगी? धर्मराज जी, पहले तो मैं निरंजन जी की बात को कहूं कि जिसका ये एमसीडी में जिसकी सरकार होती है उसकी विधानसभा नहीं होती है, तो ये आप आज हमारे 9 अप्रैल 2026 8:21 पर नोट कर लो कि अगले 10-20 साल अब कोई सरकार को हिला नहीं पाएगा। पहला पॉइंट।
नोएडा में भी लोग यही कहते थे कि जैसे ही सीएम नोएडा को विजिट करेंगे उनकी सरकार गिर जाएगी। अब तो योगी जी कई बार विजिट कर चुके हैं, आप लोग खाली बात ही बात कर रहे हैं। पहले के चीफ मिनिस्टर नहीं आया करते थे, मुलायम सिंह जी नहीं आते थे, मायावती जी नहीं आते थे, अखिलेश यादव नहीं आते थे, कहा जाता वीर बहादुर सिंह भी नहीं आते थे। और चलिए, इस तरीके की किंवदंती डालने से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही एक एक्सप्रेस स्पीड में चल रही है और जमीनी स्तर पे आपको दिखने का काम जो अब चालू हो जाएगा ऑलमोस्ट अगले 1-2 महीने में। हम लोगों ने पूरे प्रोसेस को कर दिया है। दिल्ली सरकार ने अथाह फंड दे दिया, अथाह फंड। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है निरंजन जी, किसी दिन एक दिन छुट्टी उट्टी ले लो, संडे सैटरडे मंडे, हमारे साथ भी कॉफी पी लो, और लगभग 10-20 वार्ड में चलते हैं। और कहीं पे भी यदि काम ना हो रहा हो, नाली से कूड़ा ना निकाला गया हो, नई नाली, नई टाइप की नालियां ना बन रही हो, फ्लड से जुड़ी हुई छोटी छोटी नालियों को हम लोगों ने और पक्का किया है। अभी कल हम लोगों ने परसों की शाम को आपने देखा होगा कि एक बजट पास किया 1511 कॉलोनीज को 1731 सोसाइटी कॉलोनीज अनऑथराइज्ड कॉलोनी में से 1511 को रेगुलराइज कर दिया है और 45 दिन का टाइम पीरियड दिया है। ये जो चुनाव होने वाला है 24 तारीख को है, 24 तारीख को भी वहां से वो भी आवेदन भी चालू होगा उसको पक्का मालिकाना हक के लिए। तो हमारे लोग एक एक चीज को बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। सीवर के लिए बहुत बड़ी काम हो रही है, मशीनें इतनी ज्यादा तादाद में मंगाई गई हैं नालों को साफ करने के लिए कि कभी एक दिन अपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के 15 प्रमुखों को छोड़कर, क्योंकि हम लोग तो जो कहेंगे वो वैसे ही कहेंगे, कई बार हम अपने नेता से भी नाराज हो जाते हैं, पर काम भाजपा का ही करते, कभी इधर उधर नहीं जाते। तो निरंजन जी भैया आता हूं, मुन्ना खान साहब आता हूं, विष्णु जी सब लोगों को ले जाओ। और मैं तो कह रहा हूँ 256 जहां पर हमारे पार्षद और एमएलए नहीं है वहां पर भी काम ना हो रहा हो तो आप आके चैनल पे मेरे पास ये कह देना कि शुभेंदु जी फला वार्ड है जिसमें काम नहीं हो रहा। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ किराड़ी हमारा विधायक नहीं है, हमारे वहां पे पार्षद नहीं है, पर वहां पे सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लिए काम करती है और वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। जहां पर हम 25 लाख रुपए नहीं खर्च कर पा रहे थे एक वार्ड में, फिर से कह रहा हूं सुन लीजिए निरंजन जी, जहां पर हमको अरविंद केजरीवाल जी के समय पर 25 लाख रुपए भी नहीं मिलता था, कोरोना पीरियड में बता दूं तो 10 लाख भी नहीं मिला, उसी वार्ड में हम 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं खर्च करने के लिए। और ये बजट पास करके हमने सैंक्शन कर दिया है, बजट भेज दिया है। ठीक है, काम हो रहा है, अच्छी लाइन पे काम हो रहा है, हमारा प्रयास है, हम बिल्कुल धुरंधर की तरह काम कर रहे हैं, धुरंधर 2 की तरह काम कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। कहीं गलती होगी जरूर बताओ मेरे को। हाँ। मैंने आपके चैनल पे परसों भी कहा था कि कहीं कोई कमी है बताइए, उसको ठीक भी करें। ठीक है, कुछ निरंजन जी बोलिए, निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल लीजिए फिर आप। निरंजन पोद्दार जी, हाँ बोलिए। देखिए धर्मराज जी, मेरा जो मैं अपना दायित्व समझता हूं, मैं वो बात बताना चाहता हूं, या मान लीजिए मैं वो बात रखना चाहता हूं कि जो मेरे को जनता के अंदर सुनाई देता है, मैं जो ग्राउंड के ऊपर जो मैं घूमता हूं, धरती के ऊपर जो मैं रहता हूं। और देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि अहम और वहम सबसे बड़ी बीमारी है। और धर्मराज जी 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। आजकल एक बीमारी हो गई कि मई के ऊखल में जय जय का मूसल से और जो चूरमा कुट करके आता है ना, उसका जो राजनीतिक परिणाम है वो सबके सामने है। भाई हमारे यहाँ कहा जाता है कि घर सराय पूत नहीं सरते, गांव सराय पूत सरते हैं। और शुभेंदु जी एक चीज और मैं बताऊं, अगर वास्तव में अगर आपकी सरकार को और आपको जनता के बीच में लोकप्रिय बने रहना है तो निंदकनीय राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन तेल के निर्मल करे सुभाए। आजकल मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी मैं महसूस कर रहा हूं कि जब भी कोई विपरीत बात अगर उनके मन के विपरीत बात अप्रिय बात बोल दो तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमने उनको छील दिया हो। लेकिन वास्तविकता ये है धर्मराज जी, मेरा ये मानना है, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे राजनीतिक बुद्धिजीवी हो, चाहे राजनीतिक विद्वान हो, चाहे लेखक हो,
उनको एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। जब आम आदमी पार्टी सरकार थी, हम आम आदमी पार्टी की गिनतियां गिनाते थे, उस टाइम लोग हमें बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता बताते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शुरुआत में हमने भारतीय जनता पार्टी को एक एज दिया कि अभी सरकार को सेट होने दीजिए, और लेकिन अब जब हमें केवल सरकार ट्रेड मिल पे दौड़ते हुए दिखती है तो हमें बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धर्मराज जी वो ये कि दौड़ी बहुत पहुंची कहीं भी नहीं। चल ठीक है, मुन्ना खान जी भी कुछ कहा। मुन्ना खान जी, फिर मैं विष्णु पांडे जी के पास जाऊंगा। मुन्ना खान जी तो अच्छे काम कर रहे होंगे, 1-8% तो अच्छे काम कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है सर, मैं आता हूँ। शुभेंदु जी आता हूँ। मुन्ना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताइए। शुभेंदु जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा, शुभेंदु अवस्थी जी ने कहा, शुभेंदु अधिकारी कहा उनको बंगाल भेज रहे हैं। नहीं, शुभेंदु अवस्थी कहा हमने। हाँ, बहुत बिजी होंगे ना, वो सारे माल सेट कर रहे बीजेपी के। तो लीजिए, अभी उन्होंने कहा कि जो रुके हुए काम है, जहाँ हमारे पार्षद नहीं है, जहाँ हमारे विधायक नहीं है, तो दिल्ली में वो काम हो रहे हैं। मैं 1 साल हो गए, लगभग 12 महीने में ये मेरे ऑफिस के जस्ट सटावाई रोड है और घर के पास, ये लगभग 6 साल से ऐसे ही है। जब यहाँ पे लोगों की नाराजगी हुई तो स्वाभाविक है बीजेपी को वोट देने का लोगों ने काम किया है, और बीजेपी के विधायक जीते। फिर वो जीतने के बाद क्या हुआ, कैमरा एक्शन ड्रामा। आज तक 12 महीने में लगातार डेट पे डेट मिल रही है। मैं आपको कोऑर्डिनेटर को इनके इसका वीडियो पहले भी भेजा था, एक बार दोबारा भेज दे रहा हूँ। धर्मराज जी बेशर्म की तरह ये लोग जवान देते। ये नाले सीवर रोड की बात कर रहे थे। इनके शासन काल में छज्जे पे उगाही चल रही है बीजेपी के सरकार में। जितने इसके पार्षद है सारे फुकरे, और 1.5 लाख रुपया पर लेंटर पे ये वसूली कर रहे हैं। अगर इनके सर, मैं आता हूँ आपके पास, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इनको डाटा ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूँ। ये दिल्ली को लूटा जा रहा है, विकास के नाम पर दिल्ली वासियों को धोखा दिया जा रहा है। ठीक है, अगर ये विकास की बात करें तो ठीक है। मुन्ना जी आता हूँ, मैं मुन्ना जी मैं आता हूँ। सर मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। मुन्ना खान जी 1 मिनट का समय दे दीजिए मुझे। मेयर चुनाव की बात कर रहा हूँ, और तो मेयर चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। हम बात कर रहे थे कि दिल्ली का अगला मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा, तो कुछ नाम हमारे पास आए हैं जो इस रेस में बताए जा रहे हैं। इसमें अनुभव भी है। देखिए नाम आपके टीवी स्क्रीन पर है, सत्या शर्मा, सत्यपाल सिंह, योगिता सिंह, राजपाल सिंह और इंद्रजीत सहरावत। भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े जो हमारे पास जानकारी है कि इसमें बीजेपी अनुभव और छवि को प्राथमिकता दे रही है। जिसकी छवि अच्छी हो अपने इलाके में और दिल्ली में, छवि बेदाग होनी चाहिए और अनुभव हो, यानी पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हों और लंबे समय से एमसीडी में कामकाज को जानते हों, एमसीडी कैसे संचालित होती है उसको देखा हो, समझा हो। तो ऐसे उम्मीदवार को ही भारतीय जनता पार्टी इस बार मेयर के तौर पर आगे बढ़ा सकती है। कुछ नाम हमारे सामने आए हैं, जिसमें सत्या शर्मा चर्चित नाम है, स्टैंडिंग कमेटी में भी है, सत्यपाल सिंह है, योगिता सिंह है, राजपाल सिंह है और इंद्रजीत सहरावत। ये नाम हमारे पास आए हैं। चलिए एक बार फिर से अपने चर्चा की तरफ लौटते हैं। नाम तो हमने बता दिया, लेकिन ये अंतिम नाम नहीं है। ये नाम हमें कहीं से पता चला, जो हमने बताया, जो पार्टी के लोगों से बातचीत हुई है, जिसमें लोग बताते हैं कि ये नाम है, ये संभावित नाम है जो हो सकते हैं। अब विष्णु पांडे जी आपके पास आता हूँ। जैसे आपने पूर्व में कहा मेयर कोई भी हो, जैसे मैंने भी पूर्व में कहा कि मेयर कोई भी हो, पार्टी एक है, तो जो काम का तरीका है वो एज इट इज रहेगा। उसमें हाँ ये हो सकता है कि थोड़ी प्राथमिकता बदल जाए। पूर्व वाले के हो सकते हैं सड़क प्राथमिकता होगी, जो अब आएंगे उनके लिए सीवर एक प्राथमिकता सूची में नंबर 1 पे वो होगा। काम का तरीका हो सकता है, कोई प्यार से करवाना चाहते हो, कोई होता कि नहीं डांट डपट के करवा लें, तो वो अपना अपना व्यक्तिगत होता है जो किस तरीके का। नई आप लोगों को कोई उम्मीद है कि जो नए मेयर आएंगे उनसे कुछ बेहतरी आएगी? देखिए धर्मराज जी, भारतीय जनता पार्टी साफ छवि का पार्षद तो निकालेगी, पर क्या बीजेपी की छवि साफ है? सोचना ही है। अब आप एक चीज सोचिए, अभी अवस्थी जी ने बहुत अच्छे से कहा कि ऐसा चलिए दिल्ली में कहीं भी बताइए,
मैं कह शर्मा एन्क्लेव चल लीजिए, वहाँ पानी भरा हुआ है और लोग वहाँ बूट में घूम रहे हैं। अरे मुन्ना जी रुकिए ना, मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट मुन्ना जी, एक रुक जाइए मुन्ना खान जी, हाँ आप सुन लीजिए, बहुत देर से सुन रहे हैं। पांडे जी हाँ बोलिए। है ना, तो आप मेरे साथ वस्ती से निवेदन है, कल सुबह चल लीजिए शर्मा एन्क्लेव, पानी दिखा दूंगा आपको, कितना बढ़िया काम कर रही है स्टूडियो डीडीए वहाँ पे। आप एक चीज सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का सूखा खत्म हुआ, 27 साल में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, किसी तरीके से हमारी पार्टी को बहुमत मिला एमसीडी में, उसको भी जोड़ तोड़ के एमसीडी मेयर बना लिया। अरे चलिए आपने बना भी लिया, अरे कम से कम आप काम तो कीजिए। आपने जिस तरीके से जोड़ तोड़ जो मेहनत दिखाई, क्या ग्राउंड पे काम में दिखाई दिया? आपने एक भी एमसीडी का डिस्पेंसरी हो, स्कूल हो, उस पे काम किया? कोई ऐसा रेगुलेशन एक साल में ले आए? तो क्या उम्मीद रखेंगे आप भारतीय जनता पार्टी से? सेम वही जो पहले 15 साल से आपने लोगों को टाइम पे तनख्वाह नहीं दी, डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं टाइम पे मिल रही है। हमने अपने दौर में करीब हजारों कर्मचारी को पक्का किया, आपने एक साल में क्या पक्का कर लिया? अब तो स्टेट में भी आप ही हैं, सेंटर भी आपकी है, अब एलजी साहब भी के शुरू से ही वो आपके हैं। तो कहानी क्या है, आपसे अच्छे सभी का पार्षद अब बेशक ले आएंगे, ठीक है आप, लेकिन आप वो धुरंधर की तरह काम नहीं कर रहे हैं। आप धुरंधर क्या कर रहे हैं, टेंडर माफिया वाला काम चल रहा है। एक करप्शन फ्री आप कर ही नहीं पाए हैं, आप प्रोसेस सिस्टम ठीक कर ही नहीं पाए हैं। पहले भी सेम 15 साल, अब भी यही रहेगा। तो सिर्फ पार्षद मेयर बदलने से नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को सच में काम करना पड़ेगा। और इन्होंने काम किया होता तो एमसीडी के जो अभी बाई इलेक्शन हुए थे उसमें एक सीट नहीं गवाते। आप सोचिए, वो सिलेक्शन में उनकी सीटें कम हुई हैं। वो किस लिए कम हुई हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की छवि दिन पर दिन खराब हो रही है। आप देखिए, अगर वो अपने जो वादे किए नहीं करेंगे, ठीक है, जहां झुग्गी वहां पर वो झुग्गी तोड़ती है। शर्मा एन्क्लेव चलिए पानी भरना शुरू हो गया, कूड़े का कूड़ा सीधा बोला, कूड़े के पहाड़ कम करेंगे। सर पहाड़ कहाँ कम हो रहे हैं? पहाड़ को शिफ्ट करके वहां भर दिया और वहां के शर्मा एन्क्लेव का जो कॉलोनी है वहां पर लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्टरनेट ऑप्शन कुछ नहीं इनके पास किसी। और ये बड़ी कह रहे, आप डेट नोट कर लीजिए, आप टाइम नोट कर लीजिए, हम सरकार हमारी ही रहेगी 10 साल तक। अरे भाई आप जोड़ तोड़ करके ताना कुछ भी कर लो, कभी भी कर लो, काम तो आपने किया ही नहीं है ना। आज आप एमसीडी का काम गिना पा रहे हो? आप गिना दो, 15 साल गिना दो और 1 साल का काम गिना दीजिए, वो है ही नहीं। तो जोड़ तोड़ के आपके आप 10 साल के 20 साल भी रहो आप। अगर आपको ऐसे ही जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके देश में और प्रदेशों में चंडीगढ़ मेयर बनाना हो, चाहे हमारा मेयर बनाना हो, कुछ भी कर लो, फिर तो आपकी सरकार कुछ भी करिए आपकी। ठीक है, अब इसमें मुन्ना खान जी कुछ कह रहे थे क्या आप? जी मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिल्ली में, मैं आपको फिर कह रहा हूं दोबारा से, इनके विधायकों के द्वारा जमीन कब्जा करना, इनके पार्षदों के द्वारा लेंटर पे उगाही करना, और हमेशा से जो कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले ठेकेदार हैं उनको धमकी देकर के उनसे पैसे मंगवाना इनका पेशा है। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, जहां जहां इसकी सरकार है, जिस राज्य में सरकार है वहां पे नहीं। मुन्ना जी देखिए, आप मुन्ना खान जी एक मिनट, अब ना तो जैसे आपने जो बात कही, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा हूं, ठीक है। मसला यह है कि आपने कह दिया, आप 2-4 प्रमाण देते, 2-4 लोग जिनसे उगाही होती उसको लेके आते। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारा संगठन दिल्ली में बहुत मजबूत है, तो एक बड़ा आंदोलन आप लोग क्यों नहीं खड़ा करते? इस तरीके की अगर व्यवस्था चल रही है ये, तब तो ये तो पूरा ओपन लूट है, तो एक बड़ा विरोध होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। बिल्कुल ओपन लूट है। मैं तो ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पार्षद है प्रोमिला गुप्ता, स्कूटर पे चढ़ते चढ़ते 6 साल में उसके पास 9 करोड़ की बिल्डिंग है। कहाँ से है ये? अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे ना कट्टर ईमानदार की बात, तो मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमारे पार्षद है प्रोमिला गुप्ता, उनसे पूछिए, पहले का देखिए, बायोडाटा निकलवाइए उसका, हलफनामे में क्या भरा, अभी बीडी एस्टेट में मकान लिया 7 करोड़ का, कहाँ से आगे पैसे? मैं कह रहा हूँ ये दोनों चोर है। बीजेपी जिस तरीके से 11 साल आम आदमी पार्टी ने लूटा है और 1 साल बनी हुई सरकार हुई बीजेपी की, धड़ल्ले से दोनों पार्टियों में लूट चल रही है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं तो नाम लेकर के बजावता कह रहा हूँ। अगर ना मिले सबूत FIR करे हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी। मैं कह रहा हूँ जो हमने देखा, जो हमने महसूस किया, ऐसे अगर आप बात करेंगे तब तो हर पार्टी के जो राजनेता हैं वो उसकी जद में आ जाएंगे। ये तो सब पार्टी है, कोई एक पार्टी भी से अछूती नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आम आदमी पार्टी के संस्थापक श्री केजरीवाल जी, ये 1400 पन्नों की फाइल लेके शीला दीक्षित के आरोप में घूम रहे थे। कितने नेताओं को जेल भेजने का काम किया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार आई
95% नेता इनके जेल में होंगे। अरे सर वो आए भ्रष्टाचार है, सबकी फाइलें बन रही है। लेकिन सर मैं मुन्ना जी, सरकार कब आएगी, कैसे आएगी, आने की संभावना, कुछ पृष्ठभूमि तो दिखाइए, वो मैं कह रहा हूं। अरे धर्मराज जी, माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। घमंड तो रावण की नहीं चले, सरकार की क्या ये तो आनी जानी है। ये कोई नहीं, ये 11 साल जनता ने देखा आम आदमी पार्टी को, उसे नकारा, और ये टर्म 5 साल के कार्यकाल जो बीजेपी के वो जनता देखेगी। आने वाली बारी कांग्रेस की है और ये लोग जेल की तैयारी कर ले, कोई बचेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं। इतने भ्रष्टाचार हुए। ठीक है, हंसने की बात नहीं है, भ्रष्टाचार इतने वो रिकॉर्ड हो रहे सारी, उनकी फाइलें बन रही है। कौन? और जैसे सरकार फाइल मैं ये कह रहा हूँ ना, ये इन लोग इन लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस की मुख्यमंत्री भ्रष्ट थी, ये इसके इतने विधायक भ्रष्ट थे। कितने लोगों को इन्होंने जेल में डाला। जो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, खुद 9 महीने जेल में रह के आए। जो ईमानदारी की बात करते थे, जिंदगी में ऐसी दाग लगाई गई है, इसने भ्रष्टाचार के आरोप लगे जो कभी जिंदगी में धुल नहीं सकता। ठीक है, तो ये दूसरे के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। किसी साफ आदमी को आप बदनाम करोगे तो ये ठीक है, इस आप ये समझ लो। उस पे अभी नहीं। शुभेंदु जी कुछ कह, शुभेंदु जी प्लीज। भाई सबसे पहले तो प्रमिला गुप्ता जी का नाम जो आपने लिया, मुन्ना खान जी, वो भाजपा की पार्षद नहीं है, आम आदमी पार्टी की है, तिमारपुर से। मैंने प्रमिला गुप्ता का नाम लिया, भाजपा नहीं बोला है। हाँ कोई नहीं, जिसका भी आम आदमी पार्टी। अच्छा, हमको लगा कि आप, मैंने दोनों को कहा, दोनों के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं। ठीक है, हाँ। तो लगा कि आप हमारे को गाली दे रहे थे, तो हमारे किसी पार्षद का नाम ले रहे होंगे, इसलिए मैंने अपने आप ले लिया। कोई बात नहीं, पर हमको एक बात बड़ा इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, पर मैं कुछ 10 सेकंड में बोल देता हूँ। राहुल गांधी जी का अपना क्या बिजनेस है बता दें। हलफनामा में उन्होंने बताया था कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये लिए पैसा बात करते करते कि वो पूरे साल में 10-12 बार। अब ये बात अरे फिर आप बोल रहे हो बीच में, फिर लाल किला, फिर ताजमहल, यही काम है। आप प्रेजेंट टाइम में जवाब दीजिए भैया। आपने कहा ना, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने तो ये कहा कि उनका दिल्ली में जहाँ हमारे विधायक नहीं भी काम हो रहे, मैंने आपको साफ कहा कि मुन्ना खान जी, तो सही। जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो 4 क्वेश्चन हम भी पूछ सकते हैं। बस खाली आप जाते जाते ये जरूर बता देना, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का अपना बिजनेस क्या है जिससे वो रुपया कमाते हैं। बाकी देखिए, ऐसी सवाल के जवाब नहीं है कि राहुल गांधी का बिजनेस क्या है, प्रियंका गांधी का बिजनेस क्या है, ये सवाल नहीं है। ये अच्छा तो ठीक है, मुद्दा नहीं है। अपने अध्यक्ष का मुद्दा मेयर का और भ्रष्टाचार का, आप उसमें जवाब दीजिए। नहीं ठीक है, मैंने तो जवाब दिया। मैं ये कहता हूँ, ऐसे भविष्यवाणी लोग हैं। ये 1947 की बात करेंगे तो 2047 की। अभी के प्रेजेंट में भ्रष्टाचार में ये बात नहीं। मुन्ना खान जी केवल और केवल 5 FIR आप करा दो दिल्ली में कि फला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का ये पार्षद है जो गलत कर रहा है। 5 FIR बस, यदि आप करा दो, आपको चुनौती दे रहा हूं 5 का, हम जवाब के साथ उसको छोड़ेंगे नहीं। पर आप आज ये खाली टीवी चैनल पे कहते हो, खाली दूसरे को गलत कहने के लिए कहते हो। सेकंड धर्मराज जी, मैं तो खाली आपको आएंगे, जरूर आएंगे। इसलिए आपको यदि इस तरीके का कोई भी विषय कहना है, आप जाइए FIR कराइए, कोर्ट पे चले जाइए। यदि FIR नहीं होती है, कोर्ट से भी आजकल FIR हो जाती है, क्योंकि आप कल को कह दोगे कि हमारा अमित शाह जी ने कहा है कि इन लोगों का FIR भी मत करो। फिर कोर्ट भी कह दोगे आप कल को कि कोर्ट भी इन्हीं की सुन रही है, CBI भी इनकी, ED भी इनका, कोर्ट भी इनका, जैसा ममता जी कह रही है। तो मैं इन सब चीजों पर खाली एक ही बात पे बिलीव करता हूँ कि यदि आप अगले 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीने के अंदर एक बड़ा पोजीशन निकालिए, एक विड्रॉ करिए कि दिल्ली के भाजपा के ये 5 पार्षद हैं जो पैसा खा रहे हैं और उनके नाम। चलिए ठीक है, मुन्ना खान जी बोलिए। मुन्ना खान जी जल्दी से मैं मानने को तैयार हूं। निरंजन जी बजाऊं के टॉपिक को मैं आप सुन हाँ बोलिए जल्दी। ऐसा है शुभेंदु जी, 5 पार्षदों के नाम नहीं, देश में जितने आपके नेता है और बड़े बड़े लीडर हैं,
जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, देश के गृह मंत्री ने भी कहा, और बेशर्म होकर के आप यहाँ कह रहे हो। सारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए गए और वो बीजेपी में जाते दूध की तरह धुल गए। ये वॉशिंग मशीन तो आपके पास है और आप कह रहे हो कि 5 पार्षद का नाम बता दो। अरे आपके 5 मुख्यमंत्री का नाम बता रहा हूँ, हिम्मत तो करवाओ आप FIR। आप कह रहे हो आपके पास एक तो आपको कराना है भाई। अरे आप नहीं मुन्ना खान जी, हम गलत, मुन्ना खान जी ये एक मिनट, ये गलत रूट पे जा रहे हैं। और मुझे लगता है ना कि कांग्रेस पार्टी को इस रूट पे जाने से बचना चाहिए, व्यक्तिगत मेरी सलाह है। आगे नहीं बहुत सही कही आपने धर्मराज जी, बहुत सही कही धर्मराज जी। 5 सेकंड। हाँ बोलिए। अभी आसाम के अंदर पवन खेरा जी ने आरोप लगाया, किस पे? जो उत्तर के प्रधानमंत्री माने जाते हैं, वो तोतला अहमद बी शर्मा, उनके ऊपर आरोप लगाया। पुलिस किसके पास आई? पवन खेरा। शुभेंदु भाई, एक मिनट, मुन्ना खान जी एक मिनट, सुन लीजिए। मैं बच रहा था, लेटेस्ट ये मुद्दा था, मैं बच रहा था, लेकिन आपने उस को छेड़ दिया, तो मैं उसी पे, मैं इस इशू को नहीं उठाना चाहता, लेकिन आपने छेड़ दिया तो मैं कह देता हूं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने क्या कहा था? मैं गुवाहाटी में बैठा हूं, 48 घंटे में हूं, FIR दर्ज करो और मुझे गिरफ्तार करो। FIR हो गई तो वेयर इज पवन खेड़ा? अब मैं साफ करूं? हाँ कीजिए, बिल्कुल। और तोतला क्यों बोल रहे हो आप? पवन मतलब आप उस शब्दों का तो सही प्रयोग करो। नहीं, आप उसको गांडू बोलो। तोतला में आपको लग गई मिर्ची? आपने जो गांडू बोला, क्यों बोला? अरे नहीं ऐसे शब्द नहीं, प्लीज। नहीं ऐसे नहीं, मुन्ना खान जी डेकोरम थोड़ा रखिए। हाथ पे पड़ती है मिर्ची लग जाती है। नहीं ऐसे वर्ड नहीं, प्लीज, ऐसे वर्ड नहीं। मैंने कहा ना कि वो उन्होंने कहा, मैं अक्षरशः बता रहा हूं, उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैं गुवाहाटी में हूं, मैंने इस चैप्टर को नहीं छेड़ा। मैंने कहा कि ऐसी चीजों से कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए, सेहत के लिए अच्छी है। मैं उसका रीजन बताता हूं ना। आज भी कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया, आफ्टर बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पैन इंडिया है। अगर हर राज्य में कांग्रेस के जो नेता है ना, विधायक, सांसद, पार्षद, उनका कुंडली खोला जाने लगेगा कि 5 साल पहले क्या थे और 5 साल बाद क्या है, एक भी नहीं बचेंगे सर। राजनीति में बिना अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने, उनके घर पे मैं रात को 12 बजे बैठा था, ऐसे बात निकली, भाई ने कहा कि राजनीति में एक कदम भी जब आप घर से बाहर निकालते हैं ना तो पैसा लगता है, और ये जो 50-50 करोड़ का जो घर और जमीन है ना, उसको जो 5 लाख रुपए के बता देते हैं, ये खेल भी राजनीति में होता है, सब करते हैं। तो उस लाइन पे मत जाइए सर, वहां पता है कि हकीकत क्या है। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। निरंजन जी, उसको चैप्टर क्लोज कीजिए। निरंजन जी। हाँ देखिए धर्मराज जी, काफी कुछ आपने कह दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसके अंदर जो राजनीति है, राजनीति के अंदर देखिए जनता भी इस चीज को समझती है, चाहे निगम पार्षद हो, शुभेंदु जी भी चाहे कितनी ईमानदारी की बात करें, लेकिन सबको पता है जन्नत की हकीकत क्या है, क्योंकि इसके अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कोई अछूते नहीं है। अरे भाई, हमने तो ऐसे ऐसे नेता देखे हैं, और विशेषकर नई नवेली पार्टियों के, जो चंदा करके जिन्होंने चुनाव जीता और आज उनके यहाँ आगे पीछे 3-3 फॉर्च्यूनर चल रही है। तो कहां से कौन सा ऐसा, मेरे को एक बात बताइए, उसको अली बाबा का खजाना मिल गया। और रही बात, अभी मुन्ना खान जी बोल रहे थे, भाई आपके पंजाब के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो 10 जनपद को सूटकेस पहुंचाता है वो मुख्यमंत्री बनता है, और रेवंत रेड्डी खुलेआम कह रहे हैं कि मेरे को अगर सोनिया गांधी जी इशारा कर देंगे, मैं 100 करोड़ रुपए 24 घंटे में पहुंचा दूंगा। तो वो कहां से आएंगे 100 करोड़ रुपए? वो कहीं ना कहीं जनता से ही निकले हुए है ना। तो इन बातों को तो रहने दीजिए। और रही बात, देखिए, इसलिए आप निगम, किसी भी राजनीतिक दल का विधायक हो, निगम पार्षद हो, मंत्री हो, अब ऐसे बिरले लोग आपको धर्मराज जी दीपक लेकर के ढूंढने पड़ेंगे, जिसके लिए हम ईमानदारी की कसम खा सकते हैं, और वो आगे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। ये भी हमने देखा है कि मैं 2-4 नाम ऐसे मैं जानता हूं, जो सांसद चुन करके आ गए, लेकिन उसके बाद में वो सर्वाइव नहीं कर सके, क्योंकि उनको माल बनाना नहीं आया। अरे भाई, ऐसे ऐसे राजनीतिक दल जो कहते थे कि हम चाय पीने के 5,000 रुपए दीजिए, चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद में प्राइवेट जेट में चलने लग गए। तो कहने का तात्पर्य, ये तो मेरे हिसाब से विषय अब नहीं है।
और राजनीति में कोई भ्रष्टाचार भी नहीं है। राजनीति में सारी की सारी चीजें कदाचार है। केवल जो उंगली जो सामने वाले की तरफ है ना, वो सामने वाले की तरफ और चार अपनी तरफ है, उसको कोई नहीं देख रहा। पहली बात। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे एमसीडी के अंदर। देखिए धर्मराज जी, अभी शुभेंदु जी कह रहे थे कि भाई हमने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। निश्चित रूप से शुभेंदु जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरीके से आपकी सरकार ने आकर के पहली बार 1500 कॉलोनियों को नियमित करने का जो आपने बीड़ा उठाया, निश्चित रूप से उसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन साथ में मैं इस चीज के अंदर आपके एक शिकायत भी करूंगा कि आप ही की सरकार के अंदर मेरे हिसाब से 300-400 नई अवैध कॉलोनियां और बस गई। तो भाई, आप अगर कोई चीज अच्छी सुनना चाहते हैं तो उसके साथ पहले ये देखिए कि उसके अंदर जो जितना आपने सफाई करी उसके अलावा कचरा कितना इकट्ठा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, शुभेंदु जी, एक चीज और मैं आपको बताऊं, मेरा कतई कोई किसी पार्टी को नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना या किसी के लिए बैटिंग करना मेरा कभी भी कोई उद्देश्य नहीं रहा है। आप कभी भी देखेंगे तो मैं सबको अपने विचार और अपने जो मेरी जो सर्वे है, या यूं कहें कि समाज के अंदर जो लोगों से उठ बैठ होती है, उस हिसाब से मैं सारी बातें बताता हूं धर्मराज जी। और आज जिस तरीके से एमसीडी की बात करें तो देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से आप इस चीज को मान के चलिए कि जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने 3 एमसीडियां बनाई थी, यानी कि 3 भागों में बांट दी थी, 3 उसके अंदर मेयर होते थे 3, और पिछले 2 साल तो एमसीडी के अंदर एक जिसको कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं बन पाई थी। अब तो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी का, स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, मेयर भारतीय जनता पार्टी का। मेरा यह मानना है कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो जो शुभेंदु जी जो तारीख पे तारीख डाल रहे हैं कि 2-4 महीने में काम दिखने लग जाएगा, ठीक है सर, मेरे हिसाब से वो अभी तक दिखना शुरू। सर मेरे पास अब आखिर के 2 मिनट है, मैं 15-20 सेकंड करके 3 पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे उनके पास जाऊंगा। सबसे पहले शुभेंदु जी आपसे शुरू करता हूं। चाहता हूं निरंजन जी, मैंने सुना नहीं 300-400 कॉलोनियां और ऐड हो गई। हाँ, इन्होंने कहा कि इनके 1 साल में कहा उन्होंने 300-400 जी निरंजन जी 300-400 कॉलोनियां ऐड हो गई। देखिए शुभेंदु जी, थोड़ा सा जब आप टीवी से हट करके अगर समाज में जाएंगे। नहीं, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, पूरे के पूरे तो कोई भी चीज यहाँ पे आप बोलो, ऑथेंटिकेटेड बोलो, ऐसे बोल के नहीं जा सकते। मैं बैठा हूँ 300-400 कॉलोनियां, मजाक है जी, मजाक है निरंजन जी। 300-400 कॉलोनियां, क्या 10 कॉलोनियों का नाम बताइए, 10 कॉलोनियों का नाम बताइए आप, किसने राजनीतिक व्यवस्था बनाया आपको? मजाक करते हो आप, चैनल में बोलते हो आपके 300-400 कॉलोनियां 1 साल के अंदर, कुछ भी बोलोगे चले जाओगे, नहीं चलेगा यहाँ पे। चलिए ठीक है निरंजन जी, जल्दी से 10 सेकंड में फिर मैं पांडे जी के पास जाऊंगा, जल्दी से। धर्मराज जी, इनको बोलिए कि आप दिल्ली देहात के अंदर जाकर के देखिए कितनी एग्रीकल्चर जो भूमि थी वहां कॉलोनियां कट करके अवैध प्लाटिंग होकर के कॉलोनियां बस चुकी हैं, प्लॉटिंग हो चुकी है। और आपको अगर समय नहीं है तो कोई दिन 124 घंटे का समय आप मेरे साथ बिताइए। चलिए ठीक है विष्णु पांडे जी, ठीक है, हो गया ठीक है, उन्होंने ठीक है, चलिए ठीक है सर। विष्णु पांडे जी, अब 10-15 सेकंड, क्या एमसीडी में परिवर्तन दिखेगा? देखिए धर्मराज, सबसे पहले तो ये है कि मुन्ना खान जी को बोलेंगे कि अपना सबूत के आप ना बोलें, किसी पार्षद के लिए आपके पास आपको कोर्ट जाइए, थाना जाइए, एफआईआर करिए, ऐसे पब्लिकली आप किसी पार्षद का हमारा नाम मत लीजिए। ठीक है। दूसरी बात, व्यवस्था सर वही रहेगी, क्योंकि ये बात सबसे ही सही है। देखिए, हमने तनख्वाह टाइम पे दी है एमसीडी कर्मचारी को, यानी बीजेपी दे सकती है, और आज अगर डिले हो रही है तो काम की नीयत का सवाल है, समस्या को समस्या मानने का सवाल है। ठीक है। और लोगों में जो नेताओं को जो गैप होता जा रहा है, ठीक है, सारा खेल बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल हवा में चल रही है इस टाइम पे। चलिए ठीक है, मुन्ना जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दिए, मुन्ना जी जल्दी से 10-15 सेकंड जल्दी से। मैं यही कह रहा हूँ कि सन्नी देओल का वो डायलॉग जो है तारीख पे तारीख